दाऊद इब्राहिम का वो 2015 में जो एक एस्टिमेटेड था, वो $7 बिलियन से अधिक वर्थ इसका अपना प्रॉपर्टी था। जाली नोट से लेके हर एक तरह के कारोबार में, वसूली कारोबार में, फिल्म में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, कि आईएसआई के लोग भी इसमें शेयर होल्डर होते थे, तो वो भी मोटा माल बनाते हैं इसके माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट जिन्हें आप पहचानते हैं, प्रशांत सिंह जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामले के भी एक्सपर्ट हैं। और आज इस खास चर्चा में बात करेंगे इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। लोग दोबारा बात कर रहे हैं उनकी, और बात करने की वजह यह है कि जो फिल्म आई है अभी आदित्य धर की, धुरंधर द रिवेंज, उसमें एक किरदार है वो दाऊद इब्राहिम से मिलता जुलता है और माना जा रहा है कि वो दाऊद इब्राहिम ही है जो कि पाकिस्तान में है लंबे समय से। और दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रशांत सिंह जी को आज आमंत्रित करने की एक खास वजह है। लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं और उस दौर में रहे हैं जब दाऊद इब्राहिम प्रभावी था। और सर, सबसे पहले तो यही माना जाए कि जिस दाऊद के बारे में आदित्य धर को जानकारी है, क्या भारतीय एजेंसियों को उसकी जानकारी है, नहीं है, किस हाल में है मोस्ट वांटेड कहा जाने वाला दाऊद इब्राहिम, आज की तारीख में क्या कहाँ है, क्या उसका हाल है, कैसी उसकी सेहत है, क्या आज भी भारत के लिए वो उतना ही खतरनाक है, मोस्ट वांटेड है, क्या पोजीशन है, क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, ऐसा है कि जो ये फिल्म बनाई गई है वो काफी रिसर्च करके बनाई गई है, और मुझे लगता है कि जितने भी तमाम इस विषय के जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं बड़े बड़े, वो आफ्टर रिटायरमेंट या जो भी हो, ऑफ द रिकॉर्ड हो, बहुत सारी चीजें उनको फीड किया हुआ होगा या उनसे फीड लिए होंगे। तो इस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, जो धुरंधर फिल्म बनी है 2, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। तो निश्चित रूप से दाऊद इब्राहिम के बारे में जो भी इनपुट इस फिल्म में दिया गया है, वो मोटा मोटी हम कहें कि सब चीज बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, तो ये सही बात है। अब रह गया कि दाऊद इब्राहिम के बारे में है क्या, कि पाकिस्तान तो हमेशा डिनायल मोड में रहा है कि उसके यहाँ दाऊद इब्राहिम नहीं है, लेकिन 1986 में यहाँ से दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर भाग चुका था, क्योंकि यहाँ वो शुरुआत तो उसने हाजी मस्तान के गैंग में किया था, लेकिन बाद में हाजी मस्तान गैंग से उसका ये हो गया था, दुश्मनी हो गई थी और दोनों एक दूसरे को मारने लगे थे। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने अपना एक सिंडिकेट बनाया और वो एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका था, और उसके तमाम जैसे वसूली, एक्सटॉर्शन, हथियारों के स्मगलिंग, हवाला कारोबार, सोना का स्मगलिंग और भी विदेशी वस्तुओं का स्मगलिंग, बहुत सारी चीजें वो करने लगा था। अब उसमें जो मोस्ट वांटेड, वो एक तरह से तो पुलिस में क्रिमिनल केसेज में वांटेड हो ही गया था, तो 1986 में ही वो दुबई चला गया था, शिफ्ट हो गया था। लेकिन आईएसआई ने उसको पकड़ा और उसको यूज किया। आईएसआई ने 1992 में जो ये अयोध्या कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद डिमोलिश, उसके बदले में आईएसआई ने प्लान बनाया कि मुंबई में किया जाएगा, जिसमें 12 सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, जो बाद में 13 बताए गए। और उसमें आपने बताया, पूरा डिटेल बताया कि कितने 250 से अधिक लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी का, विश्वसनीयता रसातल में चली गई थी। मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पड़ा था। तो उसके बाद दाऊद इब्राहिम रडार पर आ गया एक आतंकी के रूप में भी, क्योंकि आईएसआई ने उसको एक तरह से यूज किया था इसमें। तो ये था, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था, जाली नोट से लेके हर एक तरह के कारोबार में, वसूली कारोबार में, फिल्म में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, उसकी डी कंपनी अवैध रूप से अनगिनत, और बहुत सारे लोग भी मिली भगत थे, जिनका व्हाइट कॉलर लोग भी उसके ये से मिली भगत थे। अब उन सब विषयों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े धन सेठ और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो ये हैं पैसे वाले लोग हैं, आर्मी वाले लोग वहां सेटल होते हैं, और वो सबसे महंगा इलाका है पाकिस्तान का कहे तो इस तरह जी की, और सर, दोनों ही समुद्री। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि वो जो इलाका है वहां पर क्या बहुत आजाद था ये 93 ब्लास्ट के पहले, सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था मुंबई में, क्या वो वहां के लोग उसको देखते थे, या ये केवल सुनी सुनाई बात है कि वो क्लिफ्टन एरिया में रहता है, कराची में,
वो एरिया कितना महफूज है, कैसे लोग वहां एंट्री ले सकते हैं? वो मोटे तौर पर बहुत ज्यादा कहिए कि अंडरग्राउंड रहता हो, ऐसा भी बात नहीं था। बहुत सारे सूत्र बताते हैं कि वो घूमता फिरता था, लोगों से मिलता जुलता था, उसके यहाँ दरबार लगती थी। छोटा शकील वो भी भाग चुका था, वो भी कराची में रह रहा था, और भी बहुत सारे उसके कुछ लोग यहाँ से गए थे, उसके साथ वहां रहते थे, और वहां भी उसने बहुत सारे अपने लोग तैयार कर लिए थे, तो उसके प्रोटेक्शन में रहते थे। दरबार लगता था, लोगों से मिलना जुलना उसका होता रहता था। वो ज्यादातर तो 1993 के बाद ही ये में आया था। उससे पहले तो दुबई भी आना जाना होता था, लेकिन 1993 के बाद भी उसका दरबार लगना जारी रहता था। लेकिन हाँ, ये थी कि दिन के उजाले में ये सब काम ना हो, जो हो रात में हो, और प्रोटेक्टेड तरीके से हो। तो इन सब चीजों को जरूर वहां आईएसआई और वहां के आर्मी ये सब जरूर इतना मेंटेन करते थे। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 86, 87, 88, 89 जब शारजाह में बहुत सारे मैच हुआ करते थे, और शारजाह एक से बदनाम इलाका था, मैच फिक्सिंग के बाद, मैच फिक्सिंग स्कैंडल आने के बाद से वहां मैचेस होने बंद हो गए। स्टैंड में भारतीय फिल्म स्टार दिखते थे, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, शेख लोग उनको आमंत्रित करते थे। ये भी अपने नाम के आगे शेख लगाते हैं, दाऊद इब्राहिम, ये भी वहां स्टैंड में नजर आता था, दाऊद इब्राहिम। ये भी बताया जाता है कि एक बार ये ड्रेसिंग रूम में आ गया था, वहां कपिल देव या किसी प्लेयर ने उसको बुरी तरीके से झाड़ा भी था कि तुम अंदर कैसे चले आए। ऋषि कपूर ने ऑन रिकॉर्ड बताया था टीवी चैनल्स पर, उनका ये बयान है कि एक बार दाऊद इब्राहिम जब वो दुबई गए थे तो उनको बुला लिया था, और दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर से ये कहा था कि एक फिल्म उनकी जो थी तवायफ, उसमें उन्होंने दाऊद नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। मतलब ऋषि कपूर ने जो भूमिका निभाई थी, उस कैरेक्टर का नाम दाऊद था, और दाऊद उनके रोल से बड़ा खुश हुआ था, इसलिए उनको बुलाकर थैंक यू कहा कि नेगेटिव शेड में उसको नहीं दिखाया गया। और ऋषि कपूर ने यहां तक दावा किया था कि उसको बड़ा बुरा लगता था कि उसकी इमेज खराब है, लेकिन 93 ब्लास्ट सब कहते हैं कि वो मास्टरमाइंड था। और 2003 यानी 93 के 10 साल बाद अमेरिका ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट बताया, और उसके ऊपर बड़ा एक इनाम भी रखा। तो जो अमेरिका ओसामा को खोज सकता था पाकिस्तान में और खत्म कर सकता था, अगर ये भी ग्लोबल टेररिस्ट था, इतनी बड़ी रकम थी उसके ऊपर, तो क्यों आखिर इस पर रियायत की गई? क्या पाकिस्तानी सेना का इस पर हाथ था इसलिए, या सीधे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था इसलिए, और केवल इंडिया को खुश करने के लिए अमेरिका ने कर दिया था? कहां दिक्कत हुई? दाऊद कैसे बचता रहा? देखिए, दो बात है। एक तो पाकिस्तान जो है हमेशा अमेरिका के लिए एक फेवरेट प्लेस रहा है, तो एक तो ये सच्चाई हम लोगों को कड़वी सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि अमेरिका का CIA दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को यूज करता हो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, क्योंकि तमाम लोग तमाम तरह की चैनल्स का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें, और दाऊद इब्राहिम कहीं से भी ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट थ्रेट होगा अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ। तो इसलिए अमेरिका क्यों इतना ज्यादा पेन ले? ठीक है, उसने भारत को खुश करने के लिए जितना हो सकता था उतना फॉर्मेलिटी उसने कर दिया, जो आपने अभी बताया, तो वो चीज भी हो सकती है इस बात में। तो कुल मिला के चूंकि पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का रिजिम चूंकि उसको प्रोटेक्शन में देते थे, इसलिए अमेरिका उन लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहता था, वो लोग भी उनके ब्लू आइड बॉय हैं। दूसरी चीज ये है कि दाऊद इब्राहिम का वो 2015 में जो एक एस्टिमेटेड था, वो $7 बिलियन से अधिक वर्थ इसका अपना प्रॉपर्टी था। इतना बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका था, 2015 के समय में एस्टिमेटेड किया गया था। अब एक चीज और बता दूं कि इसकी कमाई का 40% हिस्सा भारत से इसको मिलता था। ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 40%, नॉट 5%, नॉट 10%। ये था। यहाँ के जाली नोट का बहुत बड़ा खेप इसके माध्यम से भारत में आता था, वो इसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। यहाँ वसूली गैंग और फिल्मों में, रियल एस्टेट में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, स्मगलिंग में, हथियारों का स्मगलिंग, ड्रग्स का स्मगलिंग, इसका बहुत सारा रैकेट्स। और ड्रग्स स्मगलिंग में ये पश्चिमी यूरोप के देश भी इसको वांटेड के सूची में रखे हुए थे, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग और भी कई जगह इसका नेटवर्किंग था, हथियारों के स्मगलिंग में भी कई जगह इसका नेटवर्किंग था। तो ये सब चीजें थी। हाँ, एक चीज और भी है
कि आईएसआई के लोग भी इसमें शेयर होल्डर होते थे, तो वो भी मोटा माल बनाते हैं इसके माध्यम से। इसलिए उनके लिए ये सोने का मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक कमाऊ बुआय है। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डी कंपनी। ये भी एक सच्चाई है। कुल मिलाकर यही कारण है कि या ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहे, या क्लिफ्टन में रहे, या इस्लामाबाद में भी इसके लिए काफी सिक्योर्ड जगह बनाया गया है आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और उनके प्रोटेक्शन में रहता है। तो ये जगह बदल बदल कर कई जगहों पर इसको रखा जाता है, और इसीलिए आज तक इस तक पहुंचना आसान नहीं हो पाया। और जो आपने एक बताया कि एक 2005 में एफर्ट हुआ था इसकी बेटी की शादी के समय में, और दुबई में वलीमा वगैरह था तो उस समय, इसके अलावा भी और भी कई बार इस पर अटेम्प्ट मतलब हुआ था। और गैंग वार में भी इसकी काफी दुश्मनी, जैसे विकी मल्होत्रा वगैरह का आपने नाम लिया, छोटा राजन, और भी कई गैंग थे जो इसको जो पहले इसके साथी थे लेकिन बाद में इसके दुश्मन बन गए थे, तो वो भी इसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन कहीं से कोई एफर्ट सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि बहुत ही टफ इसके लिए सिक्योरिटी का इंतजामात रहे हैं। जी तो सर ये बताइए कि ये मुकद्दर का सिकंदर है, किस्मत इसकी बुलंद है जो ये डोगरी से निकल के दुबई गया, दुबई से कराची पहुंच गया, और बीते कुछ दिनों से इसकी कोई बात तभी आती है जब कभी ये अफवाह फैलती है कि इसको जहर दे दिया गया है, मर गया है, इसकी तबीयत खराब है। और दानिश इकबाल जिन्होंने धुरंधर में किरदार निभाया है, बिल्कुल बूढ़े बीमार से दिख रहे हैं। तो क्या वाकई आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम बिल्कुल बीमार है, भारत को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि ये बीमार रहता है या स्वस्थ रहता है। और एक बार नहीं, कई बार इस तरह की अफवाह उड़ी कि जहर दे के मार दिया गया। कई बार ये भी कहानियां चली कि आईएसआई इसको अब बर्डन समझ रही है और आईएसआई ने ही निपटा दिया इसको, कि अब कितना अंतरराष्ट्रीय प्रेशर झेलें इसके लिए। तो इन सब चीजों में, लेकिन जब उनके लिए ये दुधारू गाय है, जब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो इसको निपटाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका बहुत बड़ा एसेट मैंने बता दिया कि कितना बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक है। इसके साथ छोटा शकील का काफी साथ रहता है। तो ना तो आज तक छोटा शकील तक कोई पहुंच पाया, ना दाऊद इब्राहिम तक कोई पहुंच पाया। तो ये सारी चीजें हैं। अब बीमार रहता है कि नहीं रहता है, हो सकता है कि ये भी एक रिमर का पार्ट हो, क्योंकि और ऐसे तो उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो 1955 का इसका जन्म है, तो उस लिहाज से 70 प्लस तो हो ही चुका है। तो हो सकता है कि उसके ही हिसाब से, चूंकि जिस माहौल में हमेशा रहा है, हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा भागते हुए, हमेशा एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, एक आतंकवादी, तो उस हिसाब से इसका हेल्थ पर भी असर पड़ा होगा। तो जरूर हो सकता है कि बीमार भी रहता हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन कुल मिला के आज भी इसके गैंग की अच्छी कमाई है। ठीक है, इसका इंडिया में नेटवर्किंग कमजोर हुआ है, लेकिन इंडिया में भी जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी काफी धनपति बन चुके हैं। और अभी भी पूरी तरह इसका नेटवर्किंग खत्म हो चुका हो ऐसा भी नहीं है। जी निश्चित तौर पर वो दर्द तो है, लेकिन जब जान जाती है तो सर वो सीधा सीधा प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है। जब किसी के पिता, किसी के बेटे चले जाते हैं तो वो दर्द कभी आप भर नहीं सकते। आर्थिक क्षति भी है, देश का बड़े लंबे स्तर पर इसने नुकसान पहुंचाया है। और आज जहां भी है, अगर बिल में भी छुपा हुआ है, तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारे वीर ऐसे हैं जो एक एक करके देश के दुश्मनों का इंतकाम ले रहे हैं, देश के दुश्मनों से जो उन्होंने जुल्म किए हैं, क्योंकि न्याय के दायरे में लाना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर आपने हमें वक्त दिया, जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।